देवास लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ में हैं हाटपिपलिया के पूर्व विधायक मनोज चौधरी, जो कि कांग्रेस से विधायक बने थे और अब बाद में बीजेपी में शामिल हो गए हैं क्योंकि वो सिंधिया गुट के हैं। मनोज भी आपका स्वागत है देवास लाइव में। जी नमस्कार। और फिर से राजनीतिक शुरुआत हो गई है, आपको फिर से चुनाव में जाना है, और क्या आपकी पूरी तैयारी इसमें क्या कहेंगे? पूरी तैयारी तो क्या, हमारे पहले अभी जनता तैयारी कर रही है इस बात के लिए, क्योंकि हमने जनता की लड़ाई को लड़ते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देने के बाद जो हमारी कुछ मामलों में बहुत मजबूती से जीत हुई है, इस बात को लेकर जनता और हमारे कार्यकर्ता सब उत्साहित हैं और निश्चित रूप से वो तैयारी बहुत मजबूती से कर रहे हैं। जी, आने वाले समय में हम जितने वोटों से पिछले बार जीते थे उससे ज़्यादा से जीतने की तैयारी है। तो अब आप बीजेपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और टिकट तो लगभग फाइनल बताया जा रहा है कि आपको टिकट मिलनी ही है, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी में, दोनों में बड़ा अंतर है, और उन सिद्धांतों में आप कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं इस समय? देखिए, सिद्धांत कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, सिद्धांत तो सबके सार्वजनिक हित के लिए ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्य करने की पद्धति होती है, या आज के समय में जो पद्धति होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए जी। और जहां हम प्रयास करने के बाद पूरे साल सवा साल तक हम पिछले विधायक रहते हुए बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जिस तरह से रोका जा रहा था, उन रुकावटों को जो अभी वर्तमान में हमने इधर त्यागपत्र के बाद में जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिले, माननीय सिंधिया जी के मार्गदर्शन में जी, तब से जो कार्यों की शुरुआत हुई है, उससे निश्चित ही इस पार्टी के जो सिद्धांत है और उनको बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि ये सिद्धांत होना चाहिए अनिवार्य रूप से किसी भी पार्टी के। और सिद्धांत के साथ साथ जो हमारे उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए हम कितनी ताकत से काम कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है किसी भी, हम विधानसभा चुनाव में या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जब चुनाव के समय कोई वादे करता है उस समय जाता है और जनता पूरे विश्वास के साथ उनको चुनती है। चुनने के बाद में जब हम अपने वादों पर अगर बिल्कुल उनका समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, उन वादों को नहीं निभा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक टीस उत्पन्न होती है हमारे भी और आम मतदाता के बीच में भी। और वो टीस को ख़त्म करना हमारा उद्देश्य है, हमारा एक मात्र उद्देश्य और सिद्धांत। सारी चीज़ें ये नहीं कि हमारा क्षेत्र का विकास हो किसी भी तरह से हो। मतलब आप अपने जो भी आपका कार्यकाल रहा विधायक का, उसमें आप अपने क्षेत्र में कोई विकास नहीं करवा पाए? अगर विकास करवा पाता तो मुझे इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना पड़ता, और न ही मेरे जैसे इन 22 विधायकों को और हमारे सामान्य सिंधिया जी को इस तरह का निर्णय लेना पड़ता। जो भी स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। पर लोग तो कह रहे हैं कि सिंधिया जी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने दल बदला है, और उसके साथ में चूंकि आप समर्थक थे तो उसमें गए। तो क्या वाकई में मतलब उनकी महत्वाकांक्षा से दल बदल हुआ है, या आपके द्वारा काम वहाँ पे नहीं करवा पा रहे थे आप, सरकार आपको साथ नहीं दे रही थी, उसके कारण हुआ है? देखिए, आलोचना तो होती है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, आपने जैसे माननीय सिंधिया जी के बारे में बात कही, सिंधिया जी इतने बड़े व्यक्तित्व हैं। जब हमने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था तो निश्चित रूप से जिस पार्टी ने वो चुनाव लड़ा था, सिंधिया जी का फ़ोटो और कमलनाथ जी का फ़ोटो था कांग्रेस में। सरकार बन गई, कांग्रेस जीत गई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। कभी सिंधिया जी ने एक शब्द अपने मुँह से नहीं कहा कि मैं किसी पद के लिए मुझे बनाया जाना चाहिए, किसी पद दिया जाना चाहिए जी। चुनाव हारे, इतने पहली बार चुनाव हारे होंगे, लेकिन उसके बाद में भी, चाहे राज्यसभा का भी चुनाव आया हो, उनका नाम ना होने के बाद भी उन्होंने धैर्य रखा, कभी जीवन में अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। बात तो उनको गुस्सा तब आया है जब हमने 2018 के चुनाव में एक वचन पत्र दिया था, एक करीब हजारों की संख्या में एक रैली, एक सम्मेलन को उद्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भाई आपको जितने भी हमने वादे किए, वचन दिए हैं, वो हम निभाएंगे, और अगर हम नहीं निभा पाते हैं तो मैं आपके, सरकार अगर नहीं निभा पाती, क्योंकि सरकार में वो थे नहीं, भाई अगर सरकार हमारी नहीं निभा पाती है तो मैं आप सब लोगों के साथ मैं सड़क पर उतरने के लिए तैयार हूँ। ऐसी स्थिति में जब आप जैसे पत्रकार, मीडिया बंधु हमारे जब गए और माननीय कमलनाथ जी से इस बारे में पूछा गया कि सिंधिया जी सड़क पर उतरने का कह रहे हैं,
तो वो सीधे इतने बड़े व्यक्ति का अपमान करते हैं। वो कहते हैं कि सड़क पर उतरते हैं तो उतर जाएं, कल उतरते हैं तो आज उतर जाएं। अरे ये वो सिंधिया जी का अपमान नहीं है, अपमान तो उस एक आम मतदाता का है जिन्होंने इस बात पे विश्वास किया था कि ये अगर पार्टी को हम जिताएंगे तो इनने जो वचन दिए वो वचन निभाएंगे। वचन नहीं निभाने की स्थिति में इस तरह की बात करना कहाँ तक उचित है। वो ये कह सकते थे कि भाई हम बिठाएंगे, प्राथमिकता से तय करेंगे कि कौन से वचन हमें प्राथमिकता से निभाना है, या हमने शुरू कर दिए हैं, उसकी शुरुआत कर दी है, सारे नेता आपस में बैठकर बात करेंगे। लेकिन नहीं, सीधा सरेआम अपमान हुआ। तो अपमान वो एक उनका अकेले का नहीं हुआ, उनके जैसे कितने हजारों फॉलोअर आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इसीलिए कि वो इस बात को, दर्द को समझते हैं। आम जनता के बीच में जब जाते हैं, जब छोटी छोटी बातें, जो चाहे किसान कर्ज माफ़ी को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, किसान आंदोलन के समय के प्रकरण वापसी को लेकर हो, बिजली के मामले को लेकर हो, पानी की समस्या को लेकर हो, कई तरह की ऐसी बातें हैं जिनसे रोज़ रूबरू होना पड़ता है। और जब रूबरू होते हैं, उन लोगों को जब जवाब नहीं दे पा रहे थे हमारे जैसे जितने भी 22 विधायक, उन्होंने जब इस बात से अवगत करवाया माननीय सिंधिया जी को, सिंधिया जी ने अपनी बात रखी सरकार के सामने, तो भी उन्होंने नहीं मानते हुए इस पर किसी प्रकार का कोई उनका समाधान करने का प्रयास नहीं किया। अब जब प्रयास नहीं किया, वहाँ तक भी ठीक है, चलो उन्होंने धैर्य रखा कि आने वाले समय में प्रयास होगा, समाधान होगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पाया। उसके बाद अगर हम किसी प्रकार की बात करते हैं, आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उनकी आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं, तो सरासर अपमान किया जाता है। तो ये अपमान उनका न होकर एक एक उस मतदाता का है, हर विधानसभा पूरे प्रदेश की जनता का है, जिन्होंने उस समय जनता ने विश्वास करके उस पार्टी को विजय बनाया। अच्छा, लेकिन जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता थे जो जिन्होंने आपको वोट करवाया और जो लोग आपके साथ घूमे, वो जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपके साथ में आ जाएं, समर्थन में हो जाएं। पिछले दिनों को एक क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें आप किसी कार्यकर्ता से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो है वो उन्हें अपनी नाराजगी जाहिर की थी। कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति तो आपके साथ आएगा नहीं जी, ठीक है, सब अपनी अपनी विचारधारा से जुड़े होते हैं, सबका अपना अपना राजनीतिक भविष्य सोचकर वो अपना भविष्य तय करते हैं। लेकिन आप अभी देख रहे होंगे, अभी जब से शुरुआत हुई हमारे कई मंडलों की मीटिंग का, अभी तो हमने गाँव में जाना भी बहुत कम शुरू किया, लेकिन मंडलों की जो मीटिंगें हुई है उनमें हमारे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता अलग अलग, चाहे वो हाटपिपलिया ग्रामीण की हो, हाटपिपलिया नगर की हो, शिप्रा मंडल की मीटिंग हुई हो या बरोटा मंडल की, हमारे कितने पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, जनपद के हमारे साथी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर कई लोग हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों से, जिलाध्यक्ष से लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष, जितने भी हमारे युवा या वरिष्ठ जो हमारे कार्यकर्ता थे, वो बिल्कुल जो रोज़ जनता के बीच में कहीं ना कहीं उनके बीच जुड़े रहते थे, उनकी समस्याओं का, उनके दर्द को वो समझते थे, वो लोग सारे चीज़ छोड़ करके आए हैं और वो पूरी ताकत से हमारे साथ लगे हुए हैं। अच्छा, अब जैसे भाजपा से दीपक जोशी थे, अब आप उनके खिलाफ लड़े थे, अब चूँकि वो आपके समर्थन में उनको घूमना पड़ रहा है और अभी भी वो एरिया में जो है सक्रिय हैं इस समय जी, तो कोई डर की बात है आपके लिए उसमें? देखिए, इसमें डर की बात क्या हो सकती है, इसके अंदर तो अच्छा है, सब अलग अलग अपना कैलाश विजयवर्गीय जी को मिलने आना पड़ा, समझाने आना पड़ा, वो क्या था? ये आने वाले समय में देखिए उपचुनाव होना है, एक एक व्यक्ति, चूँकि वो यहाँ से पूर्व विधायक रहे, सारी चर्चाएं उनसे होना कि भैया कौन से क्षेत्र में क्या समस्या होना चाहिए, उसका कैसे निराकरण हो, कौन से हमारे वरिष्ठ नेताओं गण हैं जिनसे हमें बात करना चाहिए, आगे की रूपरेखा क्या बनाना है, इस संबंध में उन मिलना होता है। तो इसको हम मीडिया के माध्यम से अलग रूप दे दें, वो मुझे नहीं लगता। अच्छा, वो कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करेंगे? वो भी तो नेता रहे हैं और उन्होंने लगातार मेहनत की है। आप बताइए, उनको कॉम्प्रोमाइज़ के बदले में आप क्या दे रहे हैं? आप एक बात बताएं, मैं देने वाला कौन होता हूँ? आप मतलब आपकी ओर से जब बड़े नेता जो आए, यहाँ पर जो भी शीर्ष नेतृत्व है, संगठन जो भी निर्णय करे, उन्होंने एक बात कही थी, उसके बाद में वापस उन्होंने इस बात को विस्तृत भी किया कि मेरे साथ मेरे लिए विकल्प खुले हैं। अब जब इस बात को, पहले ही बयान को मीडिया ने बहुत ज़्यादा उछाला और बार बार उसको बयान को दोहराया गया जनता के बीच में, लेकिन बाद में जब दूसरे पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि आपने इस तरह की बात कही कि भाई विकल्प खुले हैं, तो उनका कहना था कि मेरे पास कई विकल्प खुले हैं, चाहे संगठन की जवाबदारी हो, अन्य कोई जवाबदारी हो, इसको आप अन्यथा क्यों ले रहे हैं? तो इस तरह से अन्यथा लिया जाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। वो तो पुरानी परिपाटी है कि मीडिया का नाम लेकर के आप करते हैं, लेकिन कई बार इशारे भी नेता लोग इसी तरह से छोड़ते हैं जानबूझ करके। तो अब
यही बात आगे बढ़ाते हुए कि भाजपा में हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में आपके भाजपा में आने के बाद एक बड़ा अंतर्कलह की स्थिति दिख रही है। अलग अलग गुट हो गए। दीपक जोशी जो वहाँ पूर्व मंत्री भी रहे, विधायक रहे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक अपनी नाराज़गी पार्टी से जाहिर की है। इसके अलावा उस क्षेत्र में जो सक्रिय दूसरे नेता हैं उन्होंने भी अपना एक अलग गुट बना लिया। तो इस पूरे अंतर्कलह या इस गुटबाजी से आप कैसे निपटेंगे? और यहाँ पे पैलेस में भी गए सभी लोग, तो क्या पैलेस के माध्यम से अब ये आपके हाटपिपलिया का निर्णय होगा पूरा? देखिए, एक बात है, जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसके अंदर सब लोगों को असमंजसता रहती है कि हमें आगे किस प्रकार से काम करना है। साथ ही जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको भी ये लगता है कि हमें अपनी बात रखना चाहिए और उनकी पूरी सभी की बातें सुनने के लिए, जैसे हमारे आज कैलाश विजयवर्गीय जी आ रहे हैं, इसके अलावा शीर्ष नेतृत्व है, ये सब मिल कर के उनकी जो अपनी उनके मन में बातें हैं या आने वाले राजनीतिक भविष्य के बारे में उनके अंतर्द्वंद जो भी चल रहा है, उस संदर्भ में शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना है, उनसे बातचीत होगी। और मुझे नहीं लगता है मैं अपना बता दूं, सब अपनी बात रखते हैं, पर मैंने जहाँ जिन से जा कर के मैं मिला हूँ उनका मुझे बहुत स्नेह और प्यार मिला है। पर अपनी बात राजनीति में अनिवार्य रूप से रखना चाहिए और वो रखने का सबका अलग अलग तरीका है। एक तरीका ये है कि गुटबाजी तो है, लेकिन कैसे सामंजस्य बिठाएंगे आप? गुटबाजी कहाँ नहीं होती है बताएं? अगर गुटबाजी की बात करें तो कहाँ नहीं है? कौन सी पार्टी में नहीं है? या छोटा सा दल भी हो, आप घर में भी अगर हो तो अलग अलग गुटबाजी हो जाती है। एक छोटे से मोहल्ले में अलग अलग गुटबाजी हो जाती है। गुटबाजी अलग है, लेकिन जब चुनाव होता है तब पूरा संगठन उसमें काम करता है, एक एक व्यक्ति उसके अंदर काम करता है और निश्चित रूप से उस एक एक व्यक्ति के योगदान की वजह से ही विजयश्री मिलती है। अच्छा, पैलेस की भूमिका को आप क्या समझते हैं आपके हाटपिपलिया विधानसभा के लिए? क्योंकि कुछ नेता वहाँ भी गए थे मिलने के लिए और मुझे लगता है शायद आप अभी पैलेस पे गए नहीं हैं, लेकिन नहीं ऐसा सिंधिया जी से तो उनका सीधा संपर्क है और कहीं ना कहीं वहाँ से एक और बात बता दूँ, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, आप दीपक जोशी जी के यहाँ जरूर गए थे लेकिन पैलेस में नहीं। आपको उसकी जानकारी मैं एक एक व्यक्ति से मिला हूँ, चाहे राजे जी हों, चाहे हमारे गायत्री राजे पवार जी हों, चाहे हमारे महाराज भी हो, जिनसे भी हर एक वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन सब से जा कर के हम भी मिले हैं। और दूसरी बात क्या है कि जैसे सभी जितने वरिष्ठ नेता हैं, चूँकि ज़िले में एकमात्र एक ही चुनाव होना है हाटपिपलिया विधानसभा का, तो सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ में जब 2008 का परिसीमन हुआ था विधानसभा का, उस समय कम से कम 20-25% क्षेत्र जो देवास विधानसभा में लगता था पूर्व में 2008 के पहले, वो 2008 के बाद हाटपिपलिया विधानसभा में सम्मिलित हुआ। तो कितने ही पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो देवास विधानसभा से संबंधित रहे। साथ ही दूसरे कहीं हमारे जितने नेता हैं वो भी उनका प्रभाव अपनी जगह है। तो सभी लोगों का प्रभाव है, वो सब मिलकर के काम करेंगे और सब मिलकर के काम करेंगे तभी जाकर के विजयश्री प्राप्त होगी। ये मैंने आपसे पहले ही कहा है। और ऐसा आप सोचे ही नहीं, मैं एक एक व्यक्ति से मिला हूँ और एक एक वरिष्ठ नेता से हमारे, और धीरे धीरे जिनसे नहीं मिल पाए उनसे अब आगे मिलना हो रहा है। यही दीपक जोशी जिनके खिलाफ आप लड़े थे, आपको इनके कामों में बहुत कमियां नज़र आ रही थी उस समय, और हाटपिपलिया में कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी आप उस बात पे कायम हैं? देखिए, अब उस समय जो भी स्थिति रही हो, नेशनल हाईवे बना था 64 नंबर, जैसे नेवरी हाटपिपलिया की बात करें या किसान आंदोलन के मामले, वो 2017 में हुए थे। और परिस्थितियां जब बन जाती है, कोई किसी को गुस्सा आ जाता है, कोई कुछ बात हो जाती है, तात्कालीन परिस्थितियां जो निर्मित होती है वो उस समय हो जाती है, वो समस्या बन जाती है। लेकिन हम समाधान कैसे कर पाएँ, सबसे महत्वपूर्ण हमारा बात का मामला होता है। जब वो स्थितियां जब बनी थी, उसके बाद हमारी जनता के बीच में वचन था कि हम इन परिस्थितियां, जो ऐसी परिस्थितियां बन गई है उसमें जो कुछ समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण हमारे विधानसभा क्षेत्र की हो गई है, हम किसी भी तरह से उनका समाधान करवाएंगे। और वो समाधान करवाने का हमारा प्रयास किया रहा और लगभग हम उसमें मतलब उनका परिणाम भी ले पा रहे हैं। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र जो है वो वहाँ पर कई ऐसी समाज है, कई ऐसी जातियाँ हैं जो वहाँ के परिणाम को सीधे सीधे प्रभावित करती है। वहाँ एक बहुल मात्रा में खाती समाज है, फिर सैंधव समाज है, राजपूत समाज है, इसके बाद अल्पसंख्यक है, पाटीदार भी नाराज हैं। ये सब अलग अलग
जगह पे अलग अलग कमिटेड इनके वोटर हैं। आप जो कांग्रेस के जो कमिटेड वोटर हैं जी। या ये जातिगत समीकरण है, इसको किस ढंग से आंकते हैं? देखिए, जातिगत समीकरण में पिछला चुनाव लड़ा हूँ और मैं एक एक जाति समाज, एक एक वर्ग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि कौन से समाज के आप हो। एक एक समाज ने हमें सहयोग दिया है, उनका सबका इसने आशीर्वाद रहा है। तो मैं अपने आप को किसी समाज में बांध कर रखूं ऐसा नहीं होता। हर समाज, हर वर्ग के व्यक्ति ने अपनेपन के साथ में और पूरी ताकत से उन्होंने आशीर्वाद सहयोग दिया है और तभी विजय श्री प्राप्त हुई पार्टी है। के साथ कुछ कमिटेड वोटर होता है, जो कांग्रेस के साथ आपके साथ कमिटेड वोटर थे, क्या अब आपके साथ रहेंगे? अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा है, सब अब वो विचारधाराएं कब हो ये चुनाव के बाद पता चलेगी। पर मुझे आज तक जाति समाज का ऐसा एहसास नहीं हुआ। सबको एक पूरा विधानसभा एक परिवार की तरह प्यार करता था मुझे, और मैंने भी एक एक व्यक्ति चाहे किसी समाज वर्ग का हो, अगर कोई समस्या उनकी रही तो उनका समाधान करने का प्रयास किया। कभी आज तक जाति समाज की कोई बात हो नहीं पाई। कितना चुनौतीपूर्ण मामला मानते हैं, मुकाबला मानते हैं? चुनाव कोई सा भी हो, चुनौती तो होना ही चाहिए। किसी को भी, भले आप छोटा चुनाव हो या बड़ा, उसको चुनौती के तौर पे लेना चाहिए। हम क्षेत्र की उन समस्याओं को जो वहाँ अभी वर्तमान में मौजूद है कैसे समाधान करें, कैसे हर जाति समाज वर्ग को उनका हक दिलाएं, किस तरह से हमारे रुके हुए जो काम है उनको कैसे हम पूर्ण करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसी बात को लेकर हम इन सब चुनौतियों को मानते हुए हमारा प्रयास है कि एक एक मतदाता को हमारे इस निर्णय से लाभ मिले, ये प्रयास हमारा है। जनता के बीच आप क्या प्रमुख प्राथमिकताएं लेकर मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात करना चाहता हूं कि जैसे हमारे विधानसभा में जब मैं 2008 में मतदाताओं के बीच गया था, उस समय जो किसान आंदोलन, अभी चूंकि बात चली थी किसान आंदोलन के प्रकरण वापसी, उन लोगों का कहना था कि भैया आप हमारे बीच में न भी आए लेकिन वचन दिया था, तो इसको अगर आप निभाते हैं, इसको वचन दे गए हैं, आप हमारे प्रकरण वापस लेंगे तो आप इधर हम हाथ जोड़ लेंगे, मतदाताओं के पैर पड़ लेंगे। आप प्रकरण वापस करवाना, भविष्य में आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि 1.25 साल हम बहुत लड़े, खूब मंत्री, मुख्यमंत्री सबके पास गए, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहे थे। कहीं ना कहीं अफसरशाही इस तरह से बात करती थी कि ये यहाँ हाटपिपलिया विधानसभा में कई प्रकरण ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसी धाराएं लगे कि हम आप उन प्रकरणों को वापस नहीं कर पाएंगे। हमारा ये कहना था कि हम अपनी तरफ से, चूंकि सरकार है, हम अपनी तरफ से जब तक प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजेंगे, वहाँ से क्या बातें आती है न्यायपालिका की ये तो हमें पता चलना चाहिए। लेकिन एक लेटर नहीं पहुँच पाया था। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय सिंधिया जी का, जिनके मार्गदर्शन में हम शिवराज सिंह जी से पहले दिन जब मिलने गए, तब 30 अप्रैल के दिन उन्होंने आदेश जारी करे कि सारे प्रकरणों को वापसी के लिए लिया जाए, उसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। इसी तरह 30 अप्रैल के दिन हमारी सबसे बड़ी जो इस देवास ज़िले की भी जीवन रेखा है, नेशनल हाईवे 59 है और नेशनल हाईवे हमारा 3 नंबर, इन दोनों को मिलाने वाली जो सड़क है, वो सड़क बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में हो गई थी। उस सड़क के 2 बार टेंडर लग गए थे, लेकिन कभी भी उस सड़क के निर्माण की प्रक्रिया के आदेश जारी नहीं हुए थे। फिर हम पहली बार जब उसी दिन, जिस दिन प्रकरण वापसी वाले आदेश जारी, उसी दिन सड़क निर्माण के भी आदेश जारी हुए 30 अप्रैल के दिन। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़े मुद्दे थे। इसके अलावा हमारे चाहे सिपरा से हमारा टिगरे वाला रोड हो, देवास से देवर वाला रोड हो, चाहे हमारा मेरा खुद का गांव केलोद है जो रुका हुआ, पिछले 1 साल से काम रुके हुए थे, आज तक एक गड्ढा नहीं भरा रहा था, उन सब सड़कों को भी चालू करवाया गया। कहीं ना कहीं किसानों के मामले में भी निर्णय लिए गए। ये सब चुनाव के पहले हो जाएगा? शुरुआत हो गई जी, अरे शुरुआत हो गई। और मैं बताऊं, अभी आरोप प्रत्यारोप लगे उस पर। 28 मई को हमने भूमि पूजन किया हमारी उस सड़क का। 2 दिन बाद कांग्रेस के कुछ नेतागण, प्रभारी जी ये जाकर के कहते कि भाई हमने ये सड़क 1 साल पहले स्वीकृत कर दी थी। स्वीकृत करने के बाद में उनका ये कहना था कि 19 मार्च के दिन ये शासन को स्वीकृति के लिए भेज दी थी। मतलब 2 बार टेंडर लगे, रोक दिए गए। 6 टेंडर की प्रक्रिया 1 महीने की होती है। जब बहुत ज़्यादा स्थिति किसी जगह की खराब होती है तो 1 माह की जगह 1.5 माह आप कर लें। 6 महीने बाद दूसरे टेंडर लगते हैं। अच्छा, 19 तारीख का उन्होंने बाकायदा सारे पत्रकार वार्ता करके कहते हैं कि 19 मार्च के दिन हमने ये शासन को स्वीकृति के लिए भेज दी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से
कि क्या मेरे इस्तीफा देने का इंतज़ार कर रहे थे। 19 मार्च 10 मार्च के दिन हमारा इस्तीफा दिया था कि ये स्वीकृत किया जाए। अगर इसके पहले आप स्वीकृत करते हो इन किसान आंदोलन के प्रकरण वापसी का, ये सड़क निर्माणों का आप स्वीकृति देते हो तो चलो हम ये सब छोड़ देंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन नहीं, जब सुबह हमारा इस्तीफा होता है उस दिन शाम को उस फाइल पे साइन होती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या हमें हमारे काम रोकने के लिए सब किया जा रहा था? बात करते हैं 21 मार्च के दिन किसान प्रकरण वापसी की बात कर रहे हैं। 21 मार्च वो दिन है जब 20 मार्च के दिन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस्तीफा दे दिया था। 21 मार्च के कुछ लेटर बताते हैं। अरे भाई मैं बताऊंगा आपको, 30 अप्रैल के दिन माननीय शिवराज सिंह जी ने उसके आदेश दिए हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें जो होती है। विपक्षी तो ये भी कहते हैं कि मनोज चौधरी इसलिए नाराज हैं कि कुछ टेंडर उनके परिवार में नहीं मिल पा रहे थे सड़कों के, तो वो और ज़्यादा नाराज हो गए। एक और बात बता दें आपको, टेंडर प्रक्रिया कोई एक जना किसी के माध्यम से ली जाती है क्या? कोई यहाँ हमारे यहाँ बताओ कि यहाँ टेंडर आप डालोगे, ये डालेंगे, 50 तरह के लोग डालेंगे, जो डालेगा जिसका कम ज़्यादा होगा वो होगा। और यहाँ कौन सा ठेकेदार है, किसने दिया ये बताएं? हमारे किसी एक परिवार का कहते हैं कि इसने ठेका लिया हो तो, या वो ठेकेदारी के उसने टेंडर भी डाले हों उसके अंदर तो। हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र जो है वो बरसों से उपेक्षित रहा है। विकास के नाम पर वहाँ राजनीति तो खूब होती है लेकिन उपेक्षा कितनी है, ना कोई विकास ना कुछ। उपेक्षित रहा है विकास। जनता क्या करेगी? वहाँ पेयजल की समस्या है, वहाँ सड़कों की समस्या है, वहाँ कोई उद्योग नहीं है। आप क्या प्राथमिकता लेके आपने क्या विजन बनाया? मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि अभी तो मूलभूत सुविधाओं से ही हमारा लड़ाई चल रही है। और ये जब लड़ाई यहाँ पूरी नहीं हो पाई, इनके परिणाम नहीं निकल पाए, तब जाकर के हमें ये कड़ा निर्णय लेना पड़ा था। आज त्याग पत्र देने के बाद में मैंने फिर आपके सामने धन्यवाद दिया कि कुछ बातें जो महत्वपूर्ण होना चाहिए थी वो महत्वपूर्ण बातें हमारी पूरी हो रही है। धीरे धीरे हम विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। तो आने वाले समय में पहले हम ये मूलभूत सुविधाएं सुधार लें, हमारे मूलभूत जो आवश्यकता है उनको हम अच्छे से परिणाम पर लाकर, धरातल पर लाकर प्रस्तुत करते जनता के बीच में आ जाएं। उसके बाद में दूसरे बड़े भी विजन होंगे। मैं पानी की समस्या के बारे में बात बताऊँ, पूरी विधानसभा क्षेत्र में चाहे हमारा हाटपिपल्या नगर हो, नगर सहित पूरा हाटपिपल्या विधानसभा ज़्यादातर सूखाग्रस्त है। इसके लिए हमने प्रस्ताव बनाकर, योजना बनाकर शासन को भेजी भी है। आज तक तो उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अभी हमारे शिवराज सिंह जी से हम मिले तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि मैं पानी की पूरी समस्या दूर करूँगा। दूसरी बात, नगर पंचायत के लिए हमने मांग की थी कि किसी भी, चाहे नेमावर से पानी आ जाए, मैंने पर्सनल अपने स्वयं द्वारा दोनों तरह की, एक तो पीने के पानी की, साथ में हमारे किसानी के लिए, हमारी सिंचाई के लिए योजना तैयार करवाई थी। उस पर कभी अमल नहीं हो पाया था, लेकिन 96 लाख रुपए मात्र स्वीकृत हुए थे। और वो स्वीकृत हुए थे नगर पंचायत में, एक वार्ड में हमने बोरिंग लगवाए थे। उस समय इतनी भयंकर समस्या थी कि आप किसी गली मोहल्ले में जाते तो हमारी माताएं, हमारी बहनें सिर्फ इस बात के लिए हमें कहती थी कि आप भैया पानी की समस्या का हल करवा देना, ताकि हम भविष्य में कभी भी आपसे दूसरी कोई मांग नहीं करेंगे। उस समय वैकल्पिक व्यवस्था थी जो वो करवाई गई है, जिससे कि अभी पिछले वर्ष पानी की समस्या की कमी नहीं आई। लेकिन हम उसका स्थायी समाधान करना चाहते हैं और स्थायी समाधान के लिए हमने माननीय सीएम साहब से, इनसे चर्चा भी कर ली, उन्हें हमारे आवेदन प्रस्तुत कर दिए। तो निश्चित रूप में आने वाले समय क्या ठोस क्या होने जाएगा, जिससे ठोस होने जाएगा, नर्मदा जी से हमारी लाइन आएगी या फिर दूसरा कोई सा भी एक प्रोजेक्ट उनके द्वारा बनाया जा रहा है। दो तरह के प्रोजेक्ट बने हैं, वो हो जाती है स्वीकृत, तो हमारे ये समझो कि पूरी पीने के पानी की समस्या हल होगी। साथ ही अधिकतर क्षेत्र में जो हमारे अभी वर्तमान में 44 गांव सिंचाई के लिए स्वीकृत हुए हैं, इससे ज़्यादा अधिकतर गाँवों को सिंचाई की सुविधा भी मिल जाए और पीने के पानी की सुविधा मिल जाए, ये प्रस्ताव बनाकर भेजे गए। अच्छा, अभी आपके क्षेत्र में लगातार किसान भी लाइन में लगा रहा है? जी हाँ। और बहुत परेशान हुआ, कहीं सोसाइटी बंद हो रही है, कहीं 4 दिन से लगा, कहीं 5 दिन से लाइन में लगा हुआ है। आपके पास भी शिकायतें बहुत सारी आई, हमारे पास भी शिकायतें बहुत सारी आई। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इस गुस्से का आपको नुकसान हो जाए इस क्षेत्र में? बिल्कुल सही बात है आपका। मैं एक बात बता दूं कि कोरोना महामारी की वजह से हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व उस महामारी की वजह से जूझ रहा है। और ऐसे में जो हमारी 15 मार्च से हमारी तुलाई चालू होना थी, वो 2 महीने बाद शुरुआत हुई, एक चीज़। इसके बाद मंडियां भी उस पूरे समय बंद रही। कुछ किसान साथी हमारे अगर मंडियों में ले जाते गेहूँ,
इसके अलावा हमारे देवास ज़िले की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हुई और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने आज तक के पिछले कितने विगत कई सालों से रिकॉर्ड उत्पादन हमारे गेहूं का हुआ है। चने किसी लोगों ने बोए नहीं है, सूखी ज़मीनें जो रह जाती थी वो नहीं रही है। अब इस स्थिति में हम देखें तो बारदाने जो यहाँ आसपास बन सकते थे वो नहीं बन पाए थे और इन सब की वजह से कहीं ना कहीं हमें परेशानी उठाना पड़ रही है। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार को कि उन्होंने अधिकतर किसानों का गेहूँ बिल्कुल एक जगह खरीदा और खरीदने में जहाँ साहिलों का एक भाग नहीं भराता था वहाँ पूरे दोनों भाग भरा गए। एक भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ का हमारा वेयर हाउस खाली रहा होगा। यहाँ तक कि धर्मशालाओं में हमने व्यवस्था करी जहाँ जैसी व्यवस्था हो सकती थी। कहीं ना कहीं प्रकृति की मार फिर पड़ गई। ये अभी बारिश होने की वजह से जिन किसानों की फसल की तुलाई हो सकती थी वो जब तक माल नहीं उठ पाता है तब तक उन केंद्रों की जवाबदारी होती है। इस वजह से कहीं ना कहीं रुकावट हुई, लेकिन अधिकतर किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा और 90% किसान इस बात से खुश भी है कि भैया हमारी फसल की तुलाई आज तक इतनी हुई। मतलब आप पंजाब राज्य को देख लें तो वो सबसे 1 नंबर पे आता था, जो पूरे देश में आज मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है तुलाई के मामले। अच्छा, दूसरी बात, सरकार ने जो है समर्थन मूल्य में खरीदी की है, लेकिन आप लोग किसान नेता भी हैं, आप लोगों ने कभी व्यापारियों से ये नहीं पूछा कि ये रेट इतने कम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर लोड बढ़ने का कारण एक ये भी है कि यहाँ व्यापारी अभी व्यापारियों द्वारा जो विक्रय पत्र के माध्यम से या दूसरे माध्यम से सौदा पत्रक के माध्यम से जो खरीदी की गई थी, ये मैं आपको बता दूं कि बीच में भी कुछ बारिश की स्थिति ऐसी बन गई थी जिससे हमारा खुद का गेहूं में चमक कम हो गई, या फिर जब बारिश की वजह से कुछ मिट्टी जब वो हम गेहूं काटते तो उसके साथ उखड़ कर आ गई। वैसी स्थिति में या जो थोड़े से कम चमक वाले फीके वाले उन गेहूं को निश्चित रूप से थोड़ा सा कम भाव मिला। लेकिन यहाँ पर अभी वर्तमान में भी अच्छे गेहूं जो भी है वो हमारी जो समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर भी बिक रहे हैं। हालांकि ऐसे मामले बहुत कम किसान अच्छे से जानते हैं, कम है मामले, वो मामले कम है। लेकिन भाई जैसे वहाँ मंडी वालों को उनको जवाब देना है कि भाई हमें उनको दूसरी जगह पहुँचाना है, मान लो गेहूँ, तो उनसे हमारी बात भी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उनका मूल्य बढ़ाकर ही लिया जा रहा है। लेकिन जब ज़्यादा कुछ खराब हमारा फसल होती है तो निश्चित रूप से उसका माल का कम दाम मिलता है। आपका क्षेत्र तो वैसे भी किसान बाहुल्य क्षेत्र है, 100% सबसे ज़्यादा उत्पादन वहाँ से होता है और बड़े बड़े अच्छे किसान हैं, उन्नत खेती करते हैं। लेकिन रोड रास्ते का जो नेटवर्क है वो अब तक बन नहीं पाया और अभी सांसद जी ने भी एक पत्र लिखा है जिसमें कई रोडों का उल्लेख किया गया है। सुनिए, वो सड़कें मैं बता दूं, अभी 22 मई में के दिन हम मिले थे, मैंने 23 सड़कों की उनकी मांग की थी। उसी दिन उन 23 सड़कों की स्वीकृति के लिए माननीय सीएम साहब ने आदेश जारी किए थे और उसी संदर्भ में जो सहमति हमारे सभी चाहे सांसद जी हो या स्थानीय हमारे विधायक जी या जिनसे भी ली जाती है, उस संदर्भ में लगभग उन सड़कों की सहमति उनसे हो गई है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, जो धरातल पर जहाँ जिन गाँवों को मतलब कनेक्टिविटी होना चाहिए जो नहीं हो पा रही थी, उन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आम जनता की सुविधाओं के लिए उन रोडों की स्वीकृति दी गई है। मैं अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूं और ये क्षेत्र की जनता की तरफ से भी भाजपा के हमारे पूरी सरकार और शिवराज सिंह जी सिंधिया जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्वीकृत कर। तो ये थे मनोज चौधरी जी, पूर्व विधायक हाटपिपलिया से, और अब बीजेपी से चुनाव लड़ने की उनकी पूरी संभावना है और प्रबल दावेदारी है। अगर सिंधिया गुट पूरे टिकट ले आता है तो निश्चित रूप से उनको यहाँ से टिकट मिलेगा भाजपा की ओर से। और किसानों का थोड़ा नाराज़गी जरूर है, क्षेत्र में समस्याएं भी बहुत सारी हैं। सबसे खास समस्या है रोड और रास्तों की, जिसके लिए उन्होंने भी लगातार संघर्ष किया है। जब वो कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने संघर्ष किया है। तो विकास की बहुत सारी संभावनाएं इनके क्षेत्र में बाकी हैं और इन्हें मेहनत करने की बहुत आवश्यकता होगी। तो मनोज चौधरी जी से हमने मुलाकात की। अगली बार हम इंटरव्यू में और भी दूसरे नेताओं से आपकी बात कराएंगे।